नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज यूपी के उपचुनाव नतीजों का विश्लेषण करेंगे, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की खबर भी देंगे। खबरें कई और भी हैं, मगर पहले बात महाराष्ट्र की। यूं तो जून के महीने में मानसून मुंबई तक दस्तक देने लगता है। तापमान 25 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रहता है। कई का दिल करता है मुंबई जाएं, जुहू चौपाटी पर पिकनिक मनाएं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बार बार बुलाने पर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी मुस्कान के साथ इशारा आप समझ ही गए होंगे। संजय राउत का ट्वीट भी याद आया होगा, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। मगर बागी विधायक हैं कि मानने को तैयार नहीं। मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के शो में आपको बताया था कि यह महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा पूरी वेब सीरीज है, तो इसमें अब नया एपिसोड भी जुड़ गया है। तो पहली बड़ी खबर इसी पर। गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक चर्चा यही है कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा। चौपाटी का मतलब होता है चारों तरफ समतल जमीन। आमतौर पर समंदर के किनारे की जमीन के लिए चौपाटी की उपमा इस्तेमाल की जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 7 दिन से परिस्थितियां समंदर में आने वाले ज्वार और भाटा की तरह ऊपर चढ़ती घटती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ ही जुबानी जंग से आगे बढ़कर बात आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। एकनाथ शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के आदेश को चुनौती दी। डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने बागी विधायकों को अयोग्य करार देने का नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस से राहत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने बागियों को अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी, महाराष्ट्र पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस नोटिस का जवाब इन सभी को 5 दिनों के अंदर देना है। अब सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, मतलब पूरे 14 दिन की मोहलत है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायक हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है। उनके मुताबिक डिप्टी स्पीकर की छवि जब संदेह के घेरे में है तो फिर वो अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं। आरोप लगाया कि डिप्टी स्पीकर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे यह भी पूछा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसके अलावा शिंदे कैंप ने अपने और परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। विधायकों के दफ्तरों और घर पर हुई तोड़फोड़ का हवाला दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 39 विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दे दिया। शिवसेना की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। सिंघवी ने पहले कहा कि विधायकों की जान को खतरा वाली बातें बेबुनियाद हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1992 के की हो तो होलोहन केस का हवाला दिया। कहा जब स्पीकर कोई फैसला नहीं लेते तब तक कोर्ट में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या 1992 के केस में भी स्पीकर की पोजीशन पर सवाल खड़े हुए थे। इस पर सिंघवी ने कहा कि रेबिया केस बताता है कि चाहे स्पीकर गलत फैसला ले, लेकिन उसके फैसले के बाद ही कोर्ट मामले में दखल दे सकता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि बागी विधायकों के वकील ने हाईकोर्ट में केस चलाने पर कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर शिंदे गुट के वकील की तरफ से कहा गया, हमें नोटिस का जवाब देने की मोहलत नहीं दी गई, 14 दिन की मोहलत दी जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो वो किसी सदस्य की अयोग्यता की कार्रवाई शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अपने खिलाफ आए प्रस्ताव में डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल खुद कैसे जज बन गए। कोर्ट ने पूछा कि शिंदे गुट ने मेल के जरिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिस पर विधायकों के साइन थे। इस पर डिप्टी स्पीकर के वकील राजीव धवन ने कहा कि नोटिस आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। वकील ने आगे कहा कि ईमेल वेरीफाइड नहीं था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया था। इस पर कोर्ट ने सख्ती से कहा कि डिप्टी स्पीकर और विधानसभा दफ्तर को एक एफिडेविट दाखिल करना होगा, बताना होगा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था कि नहीं, और आया था तो उसे क्यों रिजेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में 11 जुलाई तक का वक्त देते हुए फैसले में कहा, राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे, सभी बागी 39 विधायकों के जीवन और आज़ादी की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए, उनकी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी सरकार ध्यान रखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुवाहाटी में होटल में मौजूद एकनाथ शिंदे का ट्वीट आता है। उनकी तरफ से लिखा गया
ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के विचारों की जीत है। साथ ही हैशटैग असली शिव सैनिक लिखा। इस पर शिवसेना के संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई, सुनिए। कानूनी लड़ाई है, दांव पेच होते रहते हैं, दोनों तरफ से होंगे, लेकिन पब्लिक राय, पब्लिक सेंटिमेंट महाराष्ट्र की बहुत अलग है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप कानूनी दांव पेच करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ठीक है, कोर्ट से जो निर्णय लेना है। अभी 11 तारीख तक तो लंबा खिंच गया मामला, तो 11 तारीख तक तो कोई विश्वास मत का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है उसमें, तो तब तक ये लोग गुवाहाटी में रहेंगे, मुझे मालूम नहीं कहाँ रहेंगे। और सुरक्षा तो पूरी है उनको सरकार की, अभी केंद्र ने भी दी है। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षा है। ये जो 11 तारीख तक पूरा का पूरा मामला टल गया है, क्या ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है? देखिए, अच्छी या बुरी की बात नहीं है, जो किया है ये लोगों ने बहुत बुरी खबर है। जो हमारे एमएलए वहां चले गए बिना वजह, वो बुरी खबर है। अभी कानून के आप एक बार न्यायालय में जाते हो। संजय राउत की प्रतिक्रिया तीखी है, मगर बाजी थोड़ी सी पलटी जरूर है। अब सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर पेश करना है। बाकी विधायकों को मिली राहत ने उन्हें बगावत का बूस्टर डोज भी दे ही दिया है। उधर उद्धव की तरफ से हर बयान जारी करने वाले संजय राउत को पूछताछ के लिए ईडी ने बुला लिया है। पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत को समन भेज दिया। 28 जून को पेश होने को कहा। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा। शिवसेना ने आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। सुनिए संजय राउत का बयान। मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता है। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ, और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। संजय राउत पर आए ईडी संकट के बीच सरकार का भी संकट गहराता जा रहा है। चर्चा है कि बागी विधायक राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाने के लिए जा सकते हैं। सरकार का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच भी एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच शहमात का खेल जारी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों को अपने साथ लेकर गुवाहाटी में कैंप किए हुए हैं और अब मुंबई वापसी के लिए सियासी जोड़ तोड़ बैठाने में जुटे हैं। इधर खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे से फोन पर बात की है, जिसके चलते शिवसेना के बागी विधायकों के एमएनएस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 2/3 यानी 37 विधायकों का समर्थन होने के बाद भी विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना आसान नहीं है। संविधान के जानकार मानते हैं कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना ही एकमात्र विकल्प बचता है। इस पर शिवसेना बार बार ये दावा कर रही है कि 20 विधायक उसके संपर्क में हैं। और साथ ही आदित्य ठाकरे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया, उन्हें सवाल उठाया कि 8 लाख का चार्टर्ड प्लेन बुक हो रहा है, इतने सारे कमरे बुक हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ घटना बाकी है। वैसे भी अब 14 दिन की मोहलत मिल चुकी है, यानी सियासी ड्रामा अभी लंबा चलेगा। अब दूसरी बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी। 3 लोकसभा सीटों और देश के 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे आए। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की, आजमगढ़ और रामपुर की। अपवादों को छोड़ दें तो पारंपरिक तौर पर ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की मानी जाती रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई। दोनों ही सीटें उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली। आजमगढ़ से भोजपुरी एक्टर और गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहली बार संसद पहुंचने में कामयाब रहे। रामपुर से बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को हरा आजम खान के वर्चस्व को चुनौती दे दी। नतीजे आपको पता होंगे, अब जरा इनका विश्लेषण कर लिया जाए, हार जीत के कारणों को समझा जाए। सबसे ज्यादा चर्चा
आजमगढ़ की है। वो जिला जहां 3 महीने पहले हुए चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें सपा ने जीती। 2014 में मुलायम सिंह यादव तो 2019 में खुद अखिलेश यादव यहां से चुनकर संसद गए। उपचुनाव में यहां से अखिलेश ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, वो भी नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले। मगर यहां गौर करने वाली बात थी कि धर्मेंद्र यादव को टिकट सुशील आनंद के टिकट को काट कर दिया गया। पहले दलित चेहरे के तौर पर सुशील आनंद को उतारा गया, जो बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे बलिहारी बाबू के बेटे हैं। साथ ही स्थानीय भी अखिलेश के इस्तीफे के बाद से ही चुनाव की तैयारी कर रहे थे। टिकट मिला भी तो ऐन वक्त पर कट गया। फिर विरासत की बागडोर थामे धर्मेंद्र यादव की एंट्री हुई। जाति और धार्मिक गोलबंदी की वजह से आजमगढ़ सपा के लिए सेफ माना जाता रहा है, मगर धर्मेंद्र यादव की डगर इस बार शुरू से ही कठिन बताई जा रही थी। पहली बात यह कि बीजेपी ने निरहुआ को दोबारा मैदान में उतारा, जो जाति से यादव हैं और वहीं से यादव वोटों के छिटकने की गुंजाइश बन गई। दूसरी बात यह कि गुड्डू जमाली ने AIMIM से बसपा में वापसी कर ली, चुनाव मैदान में उतर गए। अब निरहुआ की जीत की बड़ी वजह गुड्डू जमाली की दमदारी को बताया जा रहा है। फाइनल नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी के निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले, जबकि गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। अब ऐसी स्थिति जब समूची बसपा मिलकर यूपी विधानसभा में मात्र एक सीट जीत पाई, तब उसके प्रत्याशी का 30% करीब वोट ले आना आजमगढ़ के बाहर के लोगों को भले ही आश्चर्य से भर दे, मगर स्थानीय लोग गुड्डू जमाली की ताकत को बखूबी जानते थे। वे आजमगढ़ की ही मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में जाने वाले थे। अखिलेश यादव के साथ फोटो भी आई थी, मगर टिकट नहीं मिला तो औपचारिक ऐलान से पहले ही साइकिल को ना कहा और वैसी की पतंग की डोर पकड़ ली। विधानसभा चुनाव लड़ा, हारे, मगर इंतकाम का इंतजार करते रहे और अब नतीजा सबके सामने है। बाकी और क्या वजह रही, लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय से सुन लीजिए। आजमगढ़ सीट में 17 बार आम चुनाव और 2 बार इसके पहले उपचुनाव हुए थे। 17 बार के चुनाव में 13 बार वहां यादव बिरादरी के सांसद निर्वाचित हुए थे, लेकिन जो 2 उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों बार मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। 1978 में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके इस्तीफे से रिक्त हुई जो सीट थी उस पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल को धता बताते हुए कांग्रेस की मोहसिना किदवई जीती थी। और 2008 में जब रमाकांत यादव की सदस्यता समाप्त हुई थी, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी से अकबर अहमद डंपी जीते थे। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में मुसलमानों की, दलितों की और सर्वाधिक यादवों की आबादी है। मुसलमानों के दिमाग में भी एक कहीं न कहीं रहा हो कि इसके पहले 2 बार मुस्लिम उम्मीदवार उपचुनाव जीते हैं, तो तीसरा बार हो सकता है कि हमारा मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाए। आप अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को देखें, शाह आलम गुड्डू जमाली जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया और गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले हैं। 3,12,000 वोट पाकर दिनेश लाल यादव जीते हैं। तो एकदम वो भी कड़े मुकाबले में रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो मिनार्टी है और बाकी जो बसपा के परंपरागत वोट हैं उनके दिमाग में ये रहा है कि यह उपचुनाव हम जीत सकते हैं। दूसरा एक और वजह है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे प्रमुख चेहरा है योगी आदित्यनाथ और जो संगठन के लोग हैं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और विजय पाठक, इन सारे लोगों ने उस क्षेत्र में जाके पूरी ताकत लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां के सांसद रहे, अभी वो उन्होंने उस सीट को छोड़ी थी और एक बार भी वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो 8-9 हजार के का जो फासला है, अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता अगर मेहनत करता वहां जाते तो इस परिणाम को बदल सकते थे। जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव का व्यक्तिगत तौर पर प्रचार में ना आना स्थानीय लोगों को काफी अखर गया। यादव वोटों में सेंध लगी तो गुड्डू जमाली के नाम पर मुस्लिम वोट बिखर गया। आजमगढ़ की जान ली अब रामपुर की बात। रामपुर को आजम खान की वजह से समाजवादी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहां पहले कभी चुनाव नहीं जीती थी। बीजेपी यहां 1991, 98 और 2014 के लोकसभा चुनाव को जीत चुकी है।
मगर आजम खान के जेल से आने के बाद लोकसभा सीट का पहला चुनाव था। एक तरह से कहा जाए तो आजम खान की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जमानत मिलने के बाद आजम खान ने दर्जनों सभाएं भी की, मगर आजम खान का प्रचार काफ़ी संयमित रहा। ना तो सीएम योगी पर और ना ही पीएम मोदी पर कोई भी टिप्पणी की, सिर्फ नवाब परिवार पर हमले किए और स्थानीय बातों को ही एड्रेस करते रहे। नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। यहां आजमगढ़ से ज्यादा बड़ी जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम मिर्जा को 40,000 से ज्यादा के मार्जिन से हरा दिया, जबकि आजम खान यहां से 1,10,000 वोटों से जीते थे। तब 35,000 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को भी मिले थे, मगर इस बार लड़ाई आमने सामने की थी। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 4 लाख वोट कम पड़े। वोटर टर्नआउट पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा। समाजवादी पार्टी ने बार बार ये आरोप लगाया कि रामपुर में उनके वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। सच्चाई ये भी है कि आजम खान के अलावा सपा का कोई भी दूसरा बड़ा नेता रामपुर प्रचार करने नहीं पहुंचा। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने खुद 2-2 सभाएं की, मगर अखिलेश यादव पूरे चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आए। दोनों ही पार्टियों की मेहनत में जमीन आसमान का अंतर रहा। जानकारों ने कहा कि यादव वोट तक बढ़ गया। सुनिए। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये एक नया प्रयोग हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि मुस्लिम वोटों ने बीजेपी को वोट दिया, या लोगों ने नकारात्मक बातों के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग पे कि भाई विकास कौन कर सकता है, इस बात को अलग रखते हुए कि वो किस दल का है या हमारे नज़दीक है या नहीं है। लेकिन एक जगह है, रामपुर एक ज़िला है, उस ज़िले के विकास के लिए अगर कोई आगे बढ़ के काम कर सकता है तो वो उस दल का आदमी काम कर सकता है जो कि सत्ता में है, तो उसको वोट दे दो, उसको जीतना चाहिए। ये एक समझदारी का फैसला था उनका, बजाय इसके कि नेगेटिव थिंकिंग करते। ये भी एक बड़ी बात रही इस चुनाव में कि पॉजिटिव सोच के साथ जनता ने अपना मतदान किया। जिस तरीके से 27 महीने के बाद आजम खान एक जेल के बाहर आते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, उनकी 73-74 साल की एज भी है, कोई और नेता पार्टी का बड़ा रामपुर नहीं आया। खाली भाषण देने से चुनाव नहीं लड़ जाता है। चुनाव के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, चुनाव के लिए संगठन होता है, वोटर लिस्टों का होता है, वोट पोल कराना होता है। वहां पर कोई नहीं आया पूरे के, जबकि इसके अपोजिट साइड में आप चले जाएं तो खुद मुख्यमंत्री जी रामपुर में 2-2 जनसभाएं करते हैं। वो मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ पे जो राजस्व मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वो डेरा डाल के यहाँ पे पड़े हुए, कई दिन यहाँ रुके हैं, एक वर्ग से उन्होंने मुलाकात की। पिछड़े वर्ग के जो मंत्री असीम अरुण जी हैं, IPS रिटायर्ड, वो खुद यहाँ पे आए, दर्जन भर मंत्री आए। तो क्या उनके परिश्रम को हम नकार सकते हैं? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पलट के भी नहीं देखा। आजमगढ़ और रामपुर की बात हो गई, अब पंजाब के संगरूर की बात करते हैं। संगरूर सीट पंजाब के सीएम भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई। भगवंत मान लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने गए। संगरूर लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गईं। ऐसे में माना जा रहा था कि आप यहां आसानी से जीत जाएगी, मगर नतीजे आए तो सारा खेल पलट गया। ना अकाली दल, ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी। यहां अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने बड़ा उलटफेर कर दिया। आपके गुरमेल सिंह को 5,822 वोटों से हरा दिया। पंजाब में सत्ता मिलने के मात्र 3 महीने बाद हुए चुनाव में समूची आम आदमी पार्टी मिलकर अपनी एकमात्र लोकसभा सीट नहीं बचा पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ 1 सीट मिली थी, वो भी अब पार्टी हार चुकी है। खुद मुख्यमंत्री की सीट थी, इसलिए पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी बात यह कि जिन सिमरनजीत सिंह मान को जीत मिली है वो खालिस्तान के समर्थक माने जाते हैं। अलगाववादी विचारों के लिए पहचाने जाने वाले सिमरनजीत सिंह ने जीत के बाद भी भिंडरावाले का नाम लेकर जनता को धन्यवाद कहा। 77 साल के सिमरनजीत सिंह मान को पंजाब के बाहर भले कम लोग जानते हैं, मगर वो पंजाब की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं।
सिमरनजीत सिंह मान इस जीत के साथ कुल 3 बार के सांसद और पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। मान ने 1989 में तरन से और 1999 में संगरूर से लोकसभा चुनाव जीता था। 1990 में कृपाण धारण करने पर जोर देने के कारण सिमरनजीत सिंह मान को संसद में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के विरोध में सिमरनजीत सिंह मान ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में मान पर कई अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। लगभग 20 बार गिरफ्तार या हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन कभी दोष साबित नहीं हो पाया। सिमरनजीत सिंह मान ने पिछला विधानसभा चुनाव भी अमरगढ़ सीट से लड़ा था, जिसमें वे आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माजरा से 6043 वोटों से हार गए, मगर सिर्फ 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव जीत लिया। सिमरनजीत सिंह मान ने अपने ट्विटर बायो में भी लिख रखा था, खालिस्तान के लिए लड़ रहा हूं। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद बायो से खालिस्तान हटा लिया है। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अलगाववादी विचारों को फिर से पंजाब में जगह मिलने लगी है। आखिर सिमरनजीत सिंह मान को इतना समर्थन कैसे मिला, हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। कि एक ऐसे उम्मीदवार का जीतना जो कि खुलेआम अलगाववादी राजनीति की वकालत करता रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अभी भी जो पंथिक राजनीति के समर्थक थे वो सक्रिय हैं, और मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं, है ना। तो ये थोड़ी चिंता का विषय तो है, पर अब देखते हैं कि सिमरनजीत मान जो हैं, जो एक समय में कद्दावर नेता माने जाते थे जब मिलिटेंसी अपने चरम सीमा पर थी, तो उनका एक रिवाइवल हुआ है। नहीं तो उनके तो राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप हो चुका था। तो उनका उभर कर सामने आना, और इस उम्र में, अब उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, तो अब उनका रवैया क्या रहता है वो देखने लायक होगा। 3 लोकसभा सीट, तीनों के नतीजे और विश्लेषण हमने आपको दिखाया। बात यही निकल कर आई कि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर आजम खान या फिर भगवंत मान ही क्यों ना हो, राजनीति में किसी का गढ़ सुरक्षित नहीं है। जनता के बीच नहीं दिखे या जनता काम से नाराज हुई तो किसी भी दिन तख्ता पलट कर सकती है। बड़ी खबर के बाद अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विपक्षी दलों की ओर से एकजुटता का भी प्रदर्शन किया गया। सिन्हा के नामांकन के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, केटी रामाराव, अभिषेक बनर्जी, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ भाईचारा और दूसरी तरफ नफरत की विचारधारा है। All opposition parties are unitedly supporting Yashwant Sinha ji. Of course, we are supporting the individual, but the real fight is between two ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. नामांकन से पहले यशवंत सिन्हा ने विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखकर समर्थन की अपील की थी। इस चिट्ठी में यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अगर वे निर्वाचित होते हैं तो बिना किसी डर या पक्षपात के भारतीय संविधान के मूल्यों और आदर्शों को ईमानदारी से बनाकर रखेंगे। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होने हैं। दूसरी सुर्खी दिल्ली से आई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से आज दिन में वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने यह कहते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया था कि सत्येंद्र जैन को न तो कोर्ट में पेश किया गया और न ही कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व किया गया। कोर्ट ने ईडी से सत्येंद्र जैन को वर्चुअली कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्हें वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया। तीसरी सुर्खी अग्निपथ स्कीम से जुड़ी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज बताया गया कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए 4 दिन के भीतर कुल 94,281 आवेदन आए हैं। यह आंकड़ा आज यानी 27 जून की शाम 4 बजे तक का है। भारतीय वायुसेना ने 24 जून से अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को शुरू किया था। इसके अंतर्गत अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 है।
वहीं दूसरी तरफ आज अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अग्निपथ स्कीम सेना को कमजोर कर सकती है। बिहार विधानसभा में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर खूब हंगामा हुआ। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद दिन की सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आखिर में दिन का वीडियो। वीडियो जर्मनी के म्यूनिक से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यूनिक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी 2 दिन के जर्मनी दौरे पर हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बात होनी है। अपने जर्मनी दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने जर्मनी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और कहा कि डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया और इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। बीते दिन यानी 26 जून को पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई थी। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है। इसमें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार जर्मनी के पास है, जिसने भारत, अर्जेंटीना, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से भारत लौटने के दौरान पीएम मोदी यूएई भी जाएंगे, जहां वे यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।